सिलेंडर किसानों को मुफ्त में दे दो ताकि इनको इस किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 100 रुपए वाली पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, हम उसको 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं बहन पिंकी धनोदा जो आज आपकी पार्टी में शामिल हुई है, जिसने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त करी है, तो सेंट्रल सर्विसेज से रिटायर होकर के अपना अगला पूरा जीवन चौधरी देवीलाल की नीतियों और विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में आस्था व्यक्त की है। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे से पहले उमेश लोहान जी ने इन 9 वर्षों में किस किस्म के हालात रहे, देश 9 वर्ष में कहां जाकर के खड़ा हुआ, कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं आप बहुत लंबे समय से बैठी हैं, आपको घर के बहुत सारे काम निपटाने हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी देर के लिए, जहाँ इतना समय आपने निकाला, थोड़ा सा समय और निकाले, थोड़ी देर और सब्र करने का काम करें। जहां साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, देश के किसान के साथ वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी दोबारा देश में सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद मैं किसान की फसल की आय को 2 गुना कर दूंगा। 2022 का समय तय किया था। हमारी फसल की आमदन तो 2 गुना नहीं हुई, लेकिन 3 कृषि के काले कानून बना दिए गए थे। ऐसे कानून थे, अगर आज वो लागू रह जाते, आज हम जिस जमीन के मालिक हैं, वो अगर कानून रह जाते तो हम अपनी जमीन से बेदखल हो जाते। जहां हम अपनी जमीन से बेदखल होते, वही बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जमीन के मालिक होते, हम अपनी जमीन में नौकर बन करके काम करने पे मजबूर हो जाते। मैं बधाई देता हूं पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के किसान को, जिन्होंने लगातार 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर पे बैठ करके देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मजबूर किया कि देश के प्रधानमंत्री को भी देश के किसान से माफी मांग करके काले कानून वापिस लेने पड़े। 750 से ज्यादा ऐसे किसान वहां पर थे जो घर बार, परिवार, बच्चे सब छोड़ करके आए। जिन 750 किसानों ने शहादत दी, जब भी इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें स्वर्ण अक्षरों में उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे जिनकी वजह से काले कानून वापिस हुए थे। जहां 750 लोगों ने शहादत दी, एक समय ऐसा भी आया था जब मैं हजारों साथियों के साथ टिकरी के बॉर्डर पे किसानों के बीच में उस आंदोलन में अपना सहयोग देने गया था। वहां पे जो किसान नेता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उन किसान नेताओं ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आज अगर हमारे बीच में चौधरी देवीलाल होते तो आज इस आंदोलन की रूपरेखा अलग होती, आंदोलन कहीं और खड़ा दिखाई देता। आज देश की सरकार इस आंदोलन के सामने मजबूर हो जाती। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी कोई ऐसा फैसला लो जिसकी वजह से आंदोलन को ताकत मिले। मैंने कहा मैं आपकी बात को समझता हूं और मैंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया, अखबार के लोगों को बुला करके कह दिया कि आप निश्चिंत रहो,
जैसी आपकी मंशा के मुताबिक फैसला लेने का काम करूंगा। और मैंने प्रेस के लोगों को बुला करके कहा कि 26 जनवरी तक या तो कृषि के काले कानून खत्म हो जाएंगे, अगर ये कानून खत्म नहीं हुए तो 27 जनवरी को जाकर के विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा और किसानों के बीच में आकर के बॉर्डर पे बैठ जाऊंगा। साथियों, 26 जनवरी का दिन जो था बहुत महत्वपूर्ण दिन था। 26 जनवरी को लाखों किसान अपने ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा लगा करके तिरंगा यात्रा दिल्ली में निकाल रहे थे। जब किसानों ने यात्रा की बात कही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करी। अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से इस किस्म की अफवाहें फैलाई गई। दिल्ली के लोगों में डर और भय पैदा करने के लिए कहा गया कि जब लाखों किसान दिल्ली में आएगा, दिल्ली को लूट करके ले जाएगा। मैं भी उस यात्रा का हिस्सा था, मैं भी एक ट्रैक्टर पे बैठ करके उस यात्रा में शामिल हुआ था। जब हमने दिल्ली में प्रवेश किया, कहीं हम भी इस बात से चिंतित थे कि दिल्ली के लोग पता नहीं से यात्रा से क्या महसूस करेंगे, इस यात्रा से कहीं लोग इसका कोई उल्टा असर ना जाए। लेकिन हैरानी की बात है, जब हमने दिल्ली में प्रवेश किया, लोगों ने फूलों की वर्षा करी, मिठाई बांटी, जगह जगह लंगर लगाए, दूध पिलाया, जूस पिलाया। किसानों का बहुत भारी दिल्ली के लोगों ने स्वागत करने का काम किया। यात्रा को चलते चलते जब शाम होगी, मुख्य प्रधानमंत्री को लगा कि यात्रा सफल हो रही है, दिल्ली के लोग किसान के साथ खड़े हो रहे हैं, कैसे उस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, इसके लिए अफवाह फैला दी। इस यात्रा के अंदर अलगामबाजी आ गई, खालिस्तानी आ गए, जिन्होंने लाल किले पे जाकर के कब्जा कर लिया, लाल किले पे जाकर के तिरंगे का अपमान करके खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया। इस किस्म की अफवाह फैला करके उस आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश रची गई। मुझे भी बहुत सारे नेताओं के टेलीफोन आए, कहने लगे अभय सिंह और इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, आंदोलन आज रात तक खत्म हो जाएगा, लोग अपने घरों को चले जाएंगे, ये आंदोलन किसानों का ना होकर के खालिस्तानियों का हो गया। मुझे जो टेलीफोन कर रहे थे, मैंने उन साथियों से आगे से कहा कि अगर आप सही मायने में किसान के हितैषी हैं, अगर आप किसान का वोट लेकर के विधानसभा और लोकसभा में गए हो, आप चाहते हो किसान की अनदेखी ना हो, किसान की जमीन कोई छीन करके ना ले जाए, वो अपनी जमीन से बेदखल ना हो जाए, तो फिर आप लोगों को भी मेरे साथ 27 तारीख को कल के दिन जाकर के इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में जाकर के खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि वो आंदोलन और मजबूत हो जाए। लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए तो सब गए थे, जब इस्तीफे की बात आ रही थी तो सबने पीठ दिखाने का काम किया। मैंने 27 तारीख को सुबह जाकर के, जब आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, मैं अपने घर से ट्रैक्टर पे बैठ करके विधानसभा में गया और विधानसभा में जाकर के स्पीकर को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देकर के 27 तारीख को टिकरी के बॉर्डर पे किसानों के बीच में जाकर के बैठने का काम किया। जहां साथियों टिकरी बॉर्डर पे जाके किसानों के बीच में बैठा, वही लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को समय समय पे बुला करके उनकी ड्यूटियां लगाई कि जो बाहर से आए हुए किसान है, चाहे पंजाब का है, राजस्थान का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, हमारा फर्ज बनता है कि उन लोगों के बीच में किसी किस्म की दिक्कत कठिनाई ना आए। हम उनको हर तरह की जरूरत उनकी पूरी हो, उनको हर तरह की चीजें मुहैया कराएं। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी थे, आज आपके बीच में आ नहीं सके, मैंने उनकी जिम्मेवारी चंडीगढ़ में लगा रखी थी। सबसे पहले उन्होंने जो बाहर से वे आए हुए जितने भी किसान थे, सर्दी बहुत ज्यादा थी, सितंबर का महीना था, नवंबर खत्म हो रहा था, ठंड ज्यादा होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी।
गैस की बहुत बड़ी किल्लत थी, खाना पकाने में दिक्कत आ रही थी। उनके पास 3 गैस की एजेंसियां थी। मैंने उनसे कहा कि आज से तीनों गैस की एजेंसियों में जितने सिलेंडर आपके पास हैं, सारे के सारे सिलेंडर किसानों को मुफ्त में दे दो, ताकि इनको इस किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 13 महीने आंदोलन चला, लगातार 13 महीने तक तीनों एजेंसियों के जितने भी सिलेंडर होते थे, सारे सिलेंडर किसानों को मुफ्त में देने का काम किया। जहां सिलेंडर मुफ्त दिए, वहां हर तरह की सुविधा मुहैया कराने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके उस आंदोलन को मजबूत किया। आखिर एक समय ऐसा आया, इलाहाबाद का चुनाव की तारीख तय होगी। मुझे वहां के लोगों ने इकट्ठे होकर के कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने उनके सामने कहा कि मैं तो ये कह करके इस्तीफा दे करके आया था कि जब तक 3 काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, मैं विधानसभा के अंदर नहीं जाऊंगा। वहां जो हजारों लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक ही बात कही कि अगर आप विधानसभा में नहीं जाओगे तो फिर आने वाले समय में किसान की आवाज को कौन उठाएगा, कौन किसान की लड़ाई को लड़ेगा। जो लोग फोटो खिंचाने वाले थे वो तो पीठ दिखा गए। हमें आपसे उम्मीद है आप चुनाव लड़ो और जाकर के किसान की लड़ाई को फिर से विधानसभा में लड़ने का काम करो। मैंने उनके कहने से फार्म भरा। मेरे खिलाफ सारी ताकतें इकट्ठी होगी, कांग्रेस भी, बीजेपी, जेजेपी, जितने भी लोग थे, सबने इकट्ठे होकर के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। जहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, वहां लालच और लोभ भी वोटर्स को दिया गया। 15-15 हजार रुपए के ऑफर दे करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई। जब मुझे पता लगा पैसा बांट करके लोगों को प्रभाव में लेकर के वोट खरीदना चाहते हैं, ईमान खरीदना चाहते हैं, मैंने गांव-गांव के कार्यक्रम बनाए। गांव-गांव में जाकर के लोगों से मिला और खुल करके कहा, ये लुटेरे तुम्हारा वोट लूटने के लिए आए हैं, ये पैसे बांट करके तुम्हारा ईमान खरीदना चाहते हैं, ये पैसा इनका अपना नहीं है, ये भी कहीं से पैसा लूट करके लेकर के आए हैं। इन लुटेरों का पैसा तुम ले लो, तुम इन लुटेरों को लूटने का काम करो और जिस दिन वोट डालने का समय आए उस दिन वोट मुझे डाल करके विधानसभा में भेजने का काम कर देना। साथियों, इलाहाबाद के मतदाताओं ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए उन लुटेरों से लूटा और लूट करके गौशालाओं में खर्च किया। धार्मिक जगह पे पैसा ले जाकर के लगाया, किसी ने अपनी जेब में नहीं डाला और सारा का सारा पैसा खर्च करके उनको मुंह के ऊपर तपेज मारने का काम किया। मुझे 9000 वोट ज्यादा दे करके जिताने का काम किया। जब मैं विधानसभा का सदस्य चुन लिया गया तो देश के प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट तैयार होकर के गई कि अब किसान पीछे हटने वाला नहीं है। पूरी ताकत लगा करके देख लिया इलाहाबाद में, इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी किसान तस्लीम बसरी हुआ। अब आपको फैसला लेना चाहिए। आखिर मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापिस लिए। काले कानून वापिस लिए, वही ये कहा कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा और एमएसपी का कानून बना करके किसान को मालो माल करने का काम करूंगा। आज भी एमएसपी का कानून नहीं, इसलिए किसान की फसल को उसके पूरे दाम नहीं मिलते। जहाँ पूरे दाम नहीं मिलते वही साथियों महंगाई बढ़ गई, गैस महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगी होगी, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयों के नाम आसमान छूने लगे। वही साथियों उसके साथ साथ भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी। आज हमारे प्रदेश की हालत इस किस्म की है कि प्रदेश नशे की तरफ बढ़ गया, अपराध की तरफ बढ़ गया। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आज नौकरी के मामले में देश में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश अगर कोई है तो उसका नाम हरियाणा प्रदेश आता है। आज तो चुने हुए सरपंच जो हैं, जिन्हें ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए थे, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए थे, ज्यादा विकास होना चाहिए था, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, कहा था ज्यादा ग्रांट दे करके गाँव का विकास कराएंगे। ग्रांट देने की बजाय सरपंचों पे पाबंदी लगा दी, चोर और बेईमान कह करके सरपंचों को अपमानित करने का काम किया। जहाँ चोर और बेईमान कह करके अपमानित किया, वही उनके अधिकारों को कम करने के लिए पाबंदियां लगाई।
आज सारा प्रदेश का सरपंच इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। आज सरपंच भी चाहते हैं सरकार जाए, किसान भी, व्यापारी भी, मजदूर भी और उसके साथ साथ कर्मचारी भी। मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ मुझे कर्मचारी, जो एक्स कर्मचारी हैं, जितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मिलते रहे हैं। मौजूदा कर्मचारी भी आकर के मिलते हैं, आकर के मांग पत्र देते हैं और कहते हैं कि हमारी पुरानी जो पेंशन की स्कीम थी उसको बहाल करवाना। मैंने उन कर्मचारियों को आश्वासन दिया, आज भी मुझे जो मेमोरेंडम दिया आप लोगों के बीच में उनको आश्वस्त करता हूँ, जैसे ही प्रदेश में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद सबसे पहले पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसको बहाल करने का काम करेंगे, उसको बहाल करने का काम करेंगे। जहाँ पेंशन पुरानी स्कीम बहाल करेंगे, वहीं उसके साथ साथ आज की मौजूदा जो सरकार है कुछ लोगों की पेंशन काट रही है, गरीब आदमी का पीड़ा काड़ा काट रही है। वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपए ये कह करके लोगों से जबरदस्ती दिए जा रहे हैं कि जिसका बैंक में खाता है, जिसके पास आधार कार्ड है, वो पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को जुड़वाओ, और अगर नहीं जुड़वाओगे 10-10 हजार रुपया जुर्माना देंगे। लोग जब जाते हैं जुड़वाने के लिए 1100 रुपए ले लिए जाते हैं। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था ये 1100 किस चीज के ले रहे हो? मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा फैसला है, सरकार का फैसला है, हम आने वाले समय में इससे लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। मैंने उसको कहा कि तेने आज तक जितने पोर्टल बनाए, जितने अलग अलग आईडी बनाई, उससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, आने वाले समय में कैसे फायदा होगा? तेरी बात का जवाब देने की बजाय टाल गया। जहाँ साथियों आज इस तरह की दिक्कत कठिनाई है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब ये यात्रा शुरू करी थी, आज मैं आपके बीच में 2500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आया हूँ। रोजाना 20 किलोमीटर गांव में पैदल चलता हूँ। जहाँ 20 किलोमीटर चलता हूँ, रास्ते में जितने गांव होता है लोगों से मिलता हूँ, लोगों से मिलकर के सारी बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है। लोग अपनी तरफ से खुल करके सारी बात बताते हैं। गांव में पीने के पानी की दिक्कत है, गांव के स्कूलों में मास्टर नहीं है, उसके बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत है। गांव के अंदर कहीं अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। इसकी वजह से भी गांव के लोगों के बीच में बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। जो सड़कें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वक्त में बनी थी सारी टूट गई है। आज सड़कें खराब पड़ी है, बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है, पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। आज हर आदमी ये चाहता है कि परिवर्तन आए। दरौदा गांव के लोग भी चाहते होंगे कि परिवर्तन आए। चाहते हो कि नहीं चाहते हो परिवर्तन आए? अगर चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो मेरे साथ कि परिवर्तन चाहते हो। मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा, मैंने जिस दिन यात्रा शुरू करी थी उस दिन बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने मेरे ऊपर कटाक्ष किए थे। कुछ एक तो ये कहते थे यात्रा 4 दिन नहीं चलेगी, कुछ ये कहते थे 40 दिन नहीं चल पाएंगे, 40 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, और कुछ एक कह रहे थे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दरौदा गांव सबसे बड़े बदलाव की निशानी है। जो फैसला दरौदा के चबूतरे पे हो जाता है, उस फैसले के बाद पूरा जींद जिला खड़ा हो जाता है और पूरे जींद जिले के लोग दरौदा के फैसले पे मोहर लगाने का काम करते हैं। पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे, अखबार पे, सब पे ये बात बता देना कि दरौदा के चबूतरे के ऊपर इस बात का फैसला हो गया कि आने वाले समय में 2024 में परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करके चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बना करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में प्रदेश में राज बनाने का काम करेंगे। जहाँ साथियों ये सारे काम होंगे, मैं आप लोगों से ज्यादा समय नहीं लेकर के 2-4 बात करके इजाजत देना चाहूंगा। काफी लंबा समय हो गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब यात्रा को झंडी दिखाई थी उस वक्त हजारों लोग थे। उन्होंने उनके बीच में कहा था कि अगर आप हमारी सरकार बना दोगे, परिवर्तन ला दोगे, तो परिवर्तन लाने के बाद सबसे पहले जो 1100 रुपए आपसे जबरदस्ती लिए जा रहे हैं, ये सारे पैसे आपके खाते में वापिस कराने का काम करेंगे।
जहाँ ये पैसा आपके खाते में जमा कराएंगे, वहीं बुजुर्गों की जो 5 लाख की पेंशन काटती, हम उन बुजुर्गों को ब्याज के समेत 5 लाख लोगों को पेंशन का पैसा देने का काम करेंगे। ये जेजेपी वाले कहते थे अकाउंट शो करेंगे, इन्होंने तो नहीं किए, ये तो झूठ बोल करके कहीं आपका वोट ले गए थे, कहीं चौधरी देवीलाल की फोटो दिखा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ पे चूना घोंप गए थे, कई लाखों लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया था। आज वो लोग तो नंगन हो चुके हैं, आज वो लोग बदनाम हो चुके हैं। आज कोई भी व्यक्ति जेजेपी के साथ नहीं है, सब जेजेपी को छोड़ करके फिर से घर वापसी कर चुके हैं। इस जनौदा गांव के भी सारे बुजुर्ग, सारे नौजवान, सारी माताएं बहनें, जिन किसी ने गलतफहमी में आकर के जेजेपी को वोट दिया था, उन्होंने घर वापसी कर ली कि नहीं कर ली? अगर घर वापसी कर दी तो एक बार हाथ खड़े करके और कहो कि घर वापसी होगी सबकी। जहाँ आप सभी ने घर वापसी कर ली, वहीं साथियों हमने फैसला लिया है कि हमारी सरकार बनने के बाद, आपका राज बनने के बाद, कमेरे की सरकार बनने के बाद 100 रुपए वाली पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, हम उसको 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। एक घर के 2 बुजुर्ग पेंशन लेने वाले होंगे, 15,000 रुपया सरकार की तरफ से पेंशन के रूप में उनके घर में आया करेगा। वहीं उसके साथ साथ हमारा फैसला है कि आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चों की अनदेखी हो रही है। आज 38% से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। मैं आज आपके बीच में बता करके कह करके जा रहा हूँ कि जैसे ही राज बढ़ाओगे, जैसे ही परिवर्तन लाओगे, हम हर घर से पढ़े लिखे एक नौजवान बेटे को, बेटी को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जब नौकरी और रोजगार देंगे, कोई एक आधा भी इससे रह जाएगा, उसे मायूस नहीं होने देंगे। उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका भी मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये मोदी जो इन माताओं और बहनों से झूठ बोल करके वोट ले गया था, कहता था कि माताओं और बहनों को गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा। आज गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने की बजाय 1200 रुपए का कर दिया। आज सिलेंडर महंगा होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हो अगर आप बदलाव करोगी, आप परिवर्तन करोगी, आप अगर सरकार बढ़ाओगी, तो हर घर में महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से आपके पास गैस का सिलेंडर मुफ्त में आया करेगा। हम गैस का सिलेंडर आपको हर महीने मुफ्त देंगे, वही उसके साथ साथ 1100 रुपए लूण मिर्च के भी साथ में दूंगा, ताकि रसोई का कलेश कट जाए। ये सारी सुख सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे। साथियों, परिवर्तन लाने के लिए कोई जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, कोई आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है। आप गांव में, घर में बैठे बैठे परिवर्तन कर सकते हो। जब सुबह सवेरे अपने बड़ों को प्रणाम करते हो, राम राम करते हो, मान सम्मान देते हो, उसके साथ साथ कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। जब आप परिवर्तन कहना शुरू कर दोगे, कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला कोई मिल जाए, उसको 3 बार कहना परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20, 30, 50 बार जब भी आपको मिले, हर बार यही बात उनके सामने दोहराना। जितनी ज्यादा बार कहोगे, उतना ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। और परेशान होने के बाद घर जाकर के घर वाली को ये नहीं कहेगा चाय बना दे, रोटी बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आएगा और परिवर्तन आने के बाद साथियों फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाए जाएंगे। मुझे बताया गया 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। आज खेल के स्टेडियम की बहुत बड़ी दिक्कत है, उन खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग देने वाला कोई कोच नहीं है। आप सरकार बनाओ, परिवर्तन करो। इस गांव के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम बना करके देंगे, जिसमें बच्चे अपनी जाकर के प्रैक्टिस करेंगे। हर तरह की ट्रेनिंग देने वाले कोच रखे जाएंगे, ताकि हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे ज्यादा मेडल लाकर के देश में, अपने हरियाणा प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम करें। जहाँ स्टेडियम बनाएंगे, वहाँ एक ऐसा हॉस्पिटल भी बनाऊंगा कि जिस हॉस्पिटल के अंदर नरवाना से लोग चल करके आके इलाज करा करके जाएंगे। ऐसी सुविधा आपके गांव में करेंगे। वहीं उसके साथ साथ मेरे सामने अभी अंग्रेज कह रहा था, हमारे यहाँ पे तहसील के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। केवल तहसील नहीं, लड़कियों का कॉलेज भी बना करके दूंगा, ताकि हमारी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए जाना ना पड़े।
वहीं उसके साथ साथ इस गांव के अंदर तहसील का दर्जा देंगे, तहसील बनाएंगे, ताकि ग्रामीण अंचल के जो आस पड़ोस के गांव के लोग हैं उनको जाकर के धक्के ना खाने पड़े, इस तरह की व्यवस्था करेंगे। वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल का नारा साकार करेंगे, बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। एक बात और इन माताओं और बहनों के लिए कहना चाहूंगा, आज ही की बात है, मैं दबलेन से जब फ्रेंड गांव की तरफ जा रहा था और फ्रेंड से छुट्टा खेड़ा जा रहा था, तो उस वक्त मुझे 20-30 माताएं मिली। उन्होंने मेरी गाड़ी को रोक लिया। मैंने गाड़ी रोक करके पूछा उनसे कि आप सभा में क्यों नहीं आई? तो कहने लगी थी हम सत्संग कर रही थी। कि मैंने कहा सत्संग कहाँ कर रहे थे, कोई सत्संग भवन बना हुआ है? कहने लगी नहीं, हम तो एक घर के अंदर बैठ करके सारी सत्संग कर रही थी। मैंने उसी वक्त फैसला ले लिया था कि जैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, जैसे ही परिवर्तन होगा, हम हर गांव के अंदर, अगर गांव के अंदर चौपाल बनाई जा सकती है, बैकवर्ड की चौपाल बनाई जा सकती है, अगर शेड्यूल कास्ट की, अगर अंबेडकर भवन बनाया जा सकता है, छोटूराम भवन बनाया जा सकता है, चौधरी देवीलाल के नाम के पार्क बनाए जा सकते हैं, तो फिर हर गांव के अंदर माताओं और बहनों के लिए सत्संग भवन क्यों नहीं बनाए जा सकते? हम हर गांव के हरियाणा के अंदर सत्संग भवन बनाएंगे और ऐसे भव्य सत्संग भवन बनाएंगे जिनमें पार्क की सुविधा साथ में होगी। उसके अंदर ऐसी हरियाली, पेड़ पौधे लगाएंगे जिसकी छाव में बैठ करके माताएं बहनें आराम से अपना परमात्मा का नाम लेने का काम करेंगी। या ये सारी सुख सुविधाएं देंगे। वहीं उसके साथ साथ आज तो बिजली की कमी है, आपने देखा भी बिजली चली गई थी। आज जहाँ बिजली कम आती है, बिजली के मीटर घरों के बाहर लगा करके कहीं हमें अपमानित करने का काम सरकार ने किया है। मीटर भी ऐसे लगा दिए जो बिजली की बजाय धूप से चलते हैं। अगर कोई एक आधा मीटर, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई आदमी हुक्का लेके उसके साथ खड़ा होकर जोर की घूंट मार दे, उससे भी चल पड़ता है। ऐसे जो मीटर आज बाहर लगे हुए हैं, जिनमें 500 रुपए का बिल आता था, 5-5 हजार आने लग गए हैं। आप लोग राज बनाओ, परिवर्तन ले आओ। जैसे ही परिवर्तन ले आओगे, राज बना दोगे, ये मीटर पाड़ करके जोड़ में फेंक दूंगा। जहाँ ये मीटर पाड़ के जोड़ में फेंकेंगे, वहीं ऐसे मीटर आपके घरों में लगाऊंगा जिसकी गरारी 500 पे आकर के फंस जाएगी। 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। साथियों, उम्मीद करूंगा कि ब्रैंड खाप की जिस जगह पे हम बैठे हैं, मुझे प्रधान जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है, जब भी कहीं हम चबूतरे पे इकट्ठे होते हैं, जब इस जगह पे आकर के कोई बात करते हैं और करते हैं, फिर कोई व्यक्ति जो की बात है उसे पलटता नहीं है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता नहीं है। जो फैसला यहाँ पे हो जाता है, फैसला सर्वमान्य होता है। आज आपने फैसला लिया है कि आप परिवर्तन करोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी बात पे कायम रहोगे और ये गांव पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा होकर के परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। यही बात आपसे कहने करने आया था। आपने मेरी बात सुनी, जहाँ आप लोगों ने मेरी बात सुनी, जहाँ आप लोगों ने मान सम्मान दिया, जो अलग अलग साथियों ने चादरें दी, अलग अलग